अभी आप स्क्रीन पर जिन 3 जानवरों को देख रहे हैं वो कोई डॉग के बच्चे नहीं बल्कि ये हैं डायर वुल्फ्स। वही डायर वुल्फ जो आज से 13,000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो गए थे। लेकिन आखिर ये वापस से जिंदा हुए कैसे? और क्या सच में ये वही डायर वुल्फ हैं या फिर कोई और प्रजाति? और क्या इनको वापस से जिंदा करना हम इंसानों के लिए सही भी है या नहीं? आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज ऐसी अमेजिंग वीडियो हम लाते रहेंगे। लेट्स बिगिन। साल 1854 की बात है जब अमेरिका में ओहायो रिवर के किनारे पर डायर वुल्फ का पहला फॉसिल्स मिला। 1858 में एक अमेरिकन साइंटिस्ट जोसेफ लेडी ने कहा कि इस जानवर को कैनिस वंश में इंक्लूड करना चाहिए, जिसके बाद इसका साइंटिफिक नेम कैनिस डायरस रखा गया, जिसका मतलब होता है एक भयानक डरावना कुत्ता। कैनिस जीनस में वो सारे जानवर आते हैं जो कुत्तों की तरह दिखाई देते हैं, जैसे कुत्ते, लोमड़ी, भेड़िए, सियार और कायोटीज। लेकिन 2021 में इन फॉसिल्स पर डिटेल में स्टडी करने पर पता चला कि डायर वुल्फ मॉडर्न भेड़ियों से बिल्कुल ही अलग हैं। करीब 5.7 मिलियन ईयर्स पहले ही डायर वुल्फ बाकी भेड़ियों की प्रजातियों से अलग हो गए थे। और इसी स्टडी में यह भी पता चला कि डायर वुल्फ अमेरिका में ग्रे वुल्फ और कायोटीज के साथ रहा करते थे। अगर एक डायर वुल्फ को मॉडर्न भेड़ियों से कंपेयर करें तो डायर वुल्फ का साइज मॉडर्न भेड़ियों से करीब 25% तक बड़ा होता था। साथ ही इनका जबड़ा भी बाकी भेड़ियों की तुलना में बड़ा और चौड़ा होता था और इनके जबड़े की मसल्स भी काफी ज्यादा पावरफुल होती थी। इनकी बॉडी पर हल्के लंबे सफेद बाल होते थे और ये भी आज के भेड़ियों की तरह झुंड में रहा करते थे, जिस वजह से इनकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाती थी। उसके बाद करीब 13,000 साल पहले सभी डायर वुल्फ एक्सटिंक्ट हो गए, लेकिन ग्रे वुल्फ और कायोटीज बचे रहे। लेकिन आखिर डायर वुल्फ ही एक्सटिंक्ट क्यों हुए, ग्रे वुल्फ क्यों नहीं? इसका एग्जैक्ट आंसर तो कोई नहीं जानता, लेकिन मेनली 3 रीजन माने जाते हैं, जिनमें पहला ये कि डायर वुल्फ जिन बड़े जानवरों का शिकार करते थे वो जानवर खुद विलुप्त हो गए और खाना ना मिलने की वजह से डायर वुल्फ भी विलुप्त हो गए। इसके बाद एक दूसरा रीजन ये माना जाता है कि डायर वुल्फ जिस टाइम पर एक्सटिंक्ट हुए थे उस टाइम पर लास्ट आइस एज भी खत्म हो रहा था और उस वजह से दुनिया का टेम्परेचर भी बढ़ रहा था। अचानक हुए क्लाइमेट चेंज की वजह से डायर वुल्फ अपने आप को उस एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट नहीं कर पाए और विलुप्त हो गए। इसके बाद तीसरा और सबसे मेन रीजन कि डायर वुल्फ ग्रे वुल्फ और कायोटीज की तरह इंटरब्रीडिंग नहीं कर पाए। डायर वुल्फ अमेरिका में ग्रे वुल्फ और कायोटीज के साथ रहते जरूर थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इनके साथ इंटरब्रीडिंग नहीं की। मतलब इनके कोई भी जीन्स बाकी भेड़ियों के साथ मिक्स नहीं हुए, जिस वजह से इनकी पॉपुलेशन घटने लगी और ये विलुप्त हो गए। लेकिन अब सवाल आता है डायर वुल्फ के डी एक्सटिंक्शन का। आखिर साइंस ने 13,000 साल पहले विलुप्त हुए डायर वुल्फ्स को वापस से जिंदा कैसे किया? डी एक्सटिंक्शन का मतलब होता है कि वो जानवर जो विलुप्त हो चुके हैं उनको वापस से जिंदा करना। डी एक्सटिंक्शन मेनली 3 तरीकों से किया जा सकता है, जिनमें पहला है पैक ब्रीडिंग, दूसरा क्लोनिंग और तीसरा जेनेटिक इंजीनियरिंग। और आज जिन डायर वुल्फ को वापस से जिंदा किया है वो भी जीन एडिटिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए ही पॉसिबल हो पाया है। इस नायाब तरीके में साइंटिस्ट यूज करते हैं विलुप्त हुए जानवर के फॉसिल्स को, क्योंकि फॉसिल्स हजारों सालों तक डीएनए को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। साइंटिस्ट उन फॉसिल्स में से डीएनए को निकालते हैं और उसे स्टडी करते हैं और ये पता लगाते हैं कि एग्जैक्टली कौन से जीन्स थे उस विलुप्त जानवर में, और फिर उन जीन्स को कंपेयर किया जाता है उसके सबसे करीबी जिंदा रिश्तेदारों के जीन्स से। और फिर ये डीएनए एडिटिंग का यूज करके उस जिंदा जानवर की सेल्स में उन जीन्स को बदलकर वैसा ही बना देते हैं जैसा कि उस विलुप्त जानवर में जीन्स मौजूद थे। बाद में इन बदले हुए जीन्स को उस जिंदा जानवर के गर्भ में डाला जाता है, जिसके बाद जो बच्चा पैदा होता है वो नए सेल्स में नए जीन्स के साथ जन्म लेता है और उस बच्चे का फिजिकल अपीयरेंस और बिहेवियर काफी हद तक वैसा ही होता है जैसा कि हजारों साल पहले उस विलुप्त जानवर में था। और ठीक ऐसा ही डायर वुल्फ के साथ भी किया। अमेरिका में ओहायो रिवर के किनारे पर मिला डायर वुल्फ के एक दांत का टुकड़ा और इडाहो के अमेरिकन फॉल्स में मिली 72,000 साल पुरानी डायर वुल्फ की खोपड़ी से साइंटिस्ट ने डीएनए निकाला और उस डीएनए को ग्रे वुल्फ के डीएनए से मैच किया, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में ग्रे वुल्फ को ही डायर वुल्फ का सबसे करीबी रिश्तेदार माना जाता है और इन दोनों का डीएनए एक दूसरे से 99.5% तक मैच करता है। इसके बाद इन्होंने ग्रे वुल्फ का डीएनए लिया और डीएनए एडिटिंग की मदद से उसके 14 जीन्स में 20 बदलाव की। ये 14 जीन्स वो थे जो कि फिजिकल अपीयरेंस पर फोकस करते थे, जैसे उसका साइज कितना बड़ा होगा, उसके सिर का साइज कितना बड़ा होगा, उसके दांत और जबड़े कितने बड़े होंगे, उसकी बॉडी के फर का कलर क्या होगा और कितना फ्लफी होगा, एटसेट्रा। बाद में क्रिस्पर
टेक्नोलॉजी की मदद से ग्रे वुल्फ के जीन्स में वही चेंजेस किए। फिर इन्होंने 2 कुत्तों के एक सेल्स को लिया और उनके न्यूक्लियाई को निकाला और लैब में तैयार चेंजेस वाले न्यूक्लियाई को डाला, जिसके बाद इन्होंने 45 एम्ब्रियोज को उन दोनों कुत्तों के अंदर इंजेक्ट किया, जिनमें से ओनली 2 एम्ब्रियोज ही डेवलप हो पाए। फिर आता है 1 अक्टूबर 2024, जिस दिन 2 छोटे छोटे पपीज का जन्म होता है, जिनका नाम रखा गया रेमुलस एंड रेमोस। इनके करीब 4 महीने बाद मतलब 30 जनवरी 2025 को एक और डायर वुल्फ का जन्म होता है, लेकिन ये थी फीमेल, जिसका नाम खलीसी रखा गया। अब अगर देखा जाए तो ये साइंस की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन क्या सच में ये वही प्रजाति है जो आज से 13,000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो गई थी, या फिर कोई और प्रजाति है? अब अगर हम कुछ साइंटिस्ट की माने तो उनका ये कहना है कि जो जानवर कोलोसल बायोसाइंस कंपनी ने बनाया है वो कोई डायर वुल्फ नहीं बल्कि ग्रे वुल्फ का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है। अब सवाल उठता है कि अगर ये डायर वुल्फ नहीं है तो आखिर ये कौन सा जानवर है? वेल, ये जो जानवर बनाया गया है ये पूरी तरह से डायर वुल्फ नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह से ग्रे वुल्फ भी नहीं है, क्योंकि साइंटिस्ट ने ओनली 14 जीन्स में ही चेंजेस किए हैं, जबकि जीन्स की संख्या मिलियंस में होती है। और अगर हमें एग्जैक्ट वही प्रजाति चाहिए तो हमें उस जानवर के प्रॉपर डीएनए की जरूरत होगी। साथ ही 14 जीन्स में नहीं बल्कि हमें लाखों जीन्स में चेंजेस करने होंगे अगर एग्जैक्ट वही प्रजाति हमें चाहिए तो। और रही बात 99.5% तक डीएनए मैच करने की, तो फिर हम इंसानों और चिंपैंजीज का डीएनए भी 98.8% तक मैच करता है। फिर तो सारे चिंपैंजीज को भी इंसान बना देना चाहिए, क्योंकि जो जानवर बना है उसमें डायर वुल्फ का ओनली 0.5% डीएनए है। अब अगर हम ये मान लें कि फ्यूचर में एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से एक प्रॉपर डायर वुल्फ को वापस ले भी आते हैं, तो क्या वो हम इंसानों और इस इकोसिस्टम के लिए सही होगा भी या नहीं? और अब बात करें इस पॉइंट पर कि अगर डायर वुल्फ वापस से जिंदा हो जाएं, तो क्या वो इस एनवायरनमेंट में सरवाइव कर पाएंगे? सबसे पहले तो डायर वुल्फ जहाँ रहेंगे वहाँ से घोड़े, हिरन, बाइसन जैसे बड़े जानवर विलुप्त हो जाएंगे, क्योंकि डायर वुल्फ बड़े जानवरों का शिकार करते हैं। उसके बाद डायर वुल्फ छोटे जानवरों का शिकार करेंगे, जिनका शिकार ऑलरेडी ग्रे वुल्फ करते हैं, जिस वजह से इनके बीच कंपटीशन बढ़ जाएगा और हो सकता है वही चीज दोबारा हो जो 13,000 साल पहले हुई थी, मतलब डायर वुल्फ का एक्सटिंक्शन। इन सब के बाद आज का एनवायरनमेंट, क्योंकि आज से 13,000 साल पहले और आज इस टाइम पीरियड में इस दुनिया का टेम्परेचर करीब 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। अब कहने को तो ये काफी छोटा नंबर है, बट इन जानवरों के लिए ये भी काफी ज्यादा मैटर करता है। अब इसी बीच एक और सवाल उठता है कि आज से 13,000 साल पहले आखिर डायर वुल्फ ही एक्सटिंक्ट क्यों हुए, ग्रे वुल्फ क्यों नहीं? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि ग्रे वुल्फ इंटरब्रीडिंग करते थे और ये छोटे जानवरों पर ज्यादा डिपेंड थे, जिस वजह से इनका कम खाने पर भी काम चल जाता था। और सबसे इम्पोर्टेंट कि इन्होंने क्लाइमेट चेंज के साथ अपने आप को ढालना सीख लिया, और यही रीजन है कि डायर वुल्फ एक्सटिंक्ट हो गए और ग्रे वुल्फ बचे रहे। वेल, आई होप कि वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।